we'll start with next chapter today, that is superposition of waves. बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का एक छोटा सा पार्ट, लाइक 20% ऑफ इट हमने 11th में कवर किया था. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का नहीं, बेसिकली वेव्स का. तो साउंड चैप्टर में हमने वेव्स के बेसिक्स देखे थे. एंड अगेन व्हेन यू से सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो सुपरपोजिशन वेव्स का सुपरपोजिशन मतलब सबसे पहले आपको वेव्स के सारे बेसिक्स पता होने चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज वेव इटसेल्फ. तो वेव मतलब क्या, मैकेनिकल वेव का मतलब क्या. नॉन मैकेनिकल वेव की तो बात ही नहीं होगी क्योंकि ये चैप्टर स्ट्रिक्टली मैकेनिकल वेव्स पे ही फोकस करता है. नॉन मैकेनिकल वेव्स का सुपरपोजिशन अगले चैप्टर में, विच इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस. ओके, तो आपको बताना चाहिए वेव, व्हाट इज मैकेनिकल वेव, व्हाट आर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पीरियड, फेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी होगा वो. तो बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर, we should very quickly revise basics. तो सबसे पहले बताओ what is a wave. Disturbance produced in a medium is known as wave. For example, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिक्विड का सरफेस है, लाइक वाटर सरफेस, स्टिल काम, और उस पर आपने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया. तो वो जो स्टोन है वहां पर रिपल प्रोड्यूस करेगा, रिपल मतलब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा. और देन दैट डिस्टर्बेंस मतलब दैट दोज रिपल्स ट्रैवल आउटवर्ड्स. तो एक पानी के सरफेस पे जब स्टोन को ड्रॉप करते हो तो यू सी दैट वो जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, इट गोज ग्रेजुअली आउटवर्ड्स इन ऑल द डायरेक्शन. अनदर एग्जांपल इज, अगर एक स्ट्रिंग लेते हैं हम लोग, रस्सी, उसका एक एंड बांध देते हैं, दूसरा एंड हमारे हाथ में है, एंड देन वी स्टार्ट मूविंग दिस अप एंड डाउन. तो हम लोग उसको एक जर्क दे रहे हैं अप एंड डाउन. तो ये डिस्टर्बेंस जो है ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम. So wave is nothing but a disturbance produced in a medium. Wave is disturbance produced in a medium. Disturbance produced in a medium. And जब भी वेव एक मीडियम से प्रोपोगेट होगा, मतलब एक मीडियम से पास होगा, तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं दे स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशंस. So when a wave propagates through a medium, all the particles of the medium, perform vibrations or start vibrating about mean position या फिर about equilibrium position. अब जब नॉर्मली हम लोग वेव की बात करते हैं तो दो टाइप के वेव की बात होती है, एक है मैकेनिकल, एक है नॉन मैकेनिकल. मैकेनिकल वेव इज अ वेव इन विच a material medium is required. So a wave which requires material medium for its propagation from one point to another point is called as mechanical wave. तो ये जो मैं तुमको सारा थ्योरी बता रहा हूँ अभी तक जो मैंने बताया सबका सब मैकेनिकल वेव का था. क्योंकि जब वेव एक मीडियम से पास होगा, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, मतलब मीडियम है. तो मीडियम है तो कौन सा वेव है, मैकेनिकल वेव. एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव आर मेनी. फॉर एग्जाम्पल वेव ऑन अ स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल वेव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो तो वाइब्रेशन जनरेटेड बाय माय थ्रोट. वैसे बाय द वे ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है साउंड. ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन, वो भी हमको देखना है, देखेंगे हम लोग. और लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. ट्रांसवर्स वेव में जब वेव एक मीडियम से पास होता है तो मीडियम गेट्स डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ. लॉन्गिट्यूडनल वेव में इट गेट्स डिवाइडेड इनटू कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस. तो आई विल टेल यू डिफरेंस बिटवीन दीज टू, हम बात करेंगे उसकी बाद में, आज ही होगा. सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है, मैकेनिकल वेव में मीडियम रिक्वायर्ड होता है. तो मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है. वाटर वेव्स ट्रांसवर्स है, वेव ऑन अ स्ट्रिंग ट्रांसवर्स है, साउंड ये लॉन्गिट्यूडनल है.
और नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं द वेव्स विच डज नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। एग्जांपल लाइट। लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो आई रिपीट अगेन, इस चैप्टर में हमारा फोकस है प्योरली ऑन मैकेनिकल वेव्स। देन जब आप वेव की बात करते हो, लेट अस टेक एनी एग्जांपल। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम में आएगा तुमको इस चैप्टर में, तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। तो ये एक रिजिड सपोर्ट है। ये रिजिड सपोर्ट, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। जब तक जब तक मैंने यहाँ से डिस्टरबेंस को पास नहीं किया, तो तब तक यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे, मीडियम के जो पार्टिकल्स थे, वो क्या कर रहे थे? दे वेयर ऑल ऑफ देम वर सिटिंग ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लाइन है जिसपे पार्टिकल्स रेस्ट पे है, इसको आप बोलते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब तक वेव यहाँ पे आया नहीं, ये पार्टिकल्स ने वाइब्रेशन स्टार्ट किया नहीं, तो इनका जो ये पोजीशन है इसको बोलोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। So the position of the particles is along this same straight line, which is called as equilibrium position or mean position. जैसे ही तुम इसमें से वेव को प्रोपोगेट करोगे, तो मैंने अभी बोला जब भी वेव प्रोपोगेट होता है तो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करने लगते हैं? वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं। अब वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमने वेव को प्रोपोगेट किया लेफ्ट से राइट, तो सबसे पहले वाइब्रेशन यहाँ पे, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, फिर दूसरे का होगा। तो ऐसा करते करते ये जो वाइब्रेशंस है, मतलब ये जो वेव है, ये मीडियम के हर एक पार्टिकल पे पहुंचने वाला है। तो धीरे धीरे करके इट विल रीच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, एंड एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे तुम देखोगे तो तुमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हो तो दिस इज समथिंग दैट यू विल सी, राइट? क्लियर? देन इसमें से हमको कुछ बेसिक डेफिनेशन बनाने हैं। जैसे नंबर वन, what is amplitude? So we will start with some basic definitions. तो sequentially जो दिया है वैसा ही जाएंगे। Some important and basic definitions तो तुमको पता होना चाहिए what is amplitude। और इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे तुमको समझ में आएगा थोड़ी देर में। इसको जब हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो ये सारे टर्म्स पता होने चाहिए। what is amplitude? The maximum displacement of the particle of the medium through which the wave is propagating। जिस मीडियम में से वेव प्रोपोगेट हो रहा है, उसके जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम through which the wave is propagating is known as amplitude। तो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसको डिनोट करते हो ए से, तो इसको मैं बोल दूंगा ए। फिर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन 1 सेकेंड। चलो उस पर भी आएंगे। अभी फ्रीक्वेंसी बोल दिया तो टाइम पीरियड भी बताना पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो टाइम पीरियड मतलब क्या? द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो ये जो पार्टिकल था, इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगा उसको बोलते हो टाइम पीरियड। वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको तुमको और एक तरीके से इमेजिन करना पड़ेगा कि वन ऑसिलेशन मतलब क्या। अगर कोई पार्टिकल सपोज एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, तो वो मीन पे जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। इसको बोलते हो वन ऑसिलेशन। पॉजिटिव एक्सट्रीम टू मीन, टू नेगेटिव एक्सट्रीम, बैक टू मीन, बैक टू पॉजिटिव एक्सट्रीम। गुड। इस सेम चीज को मैं एक अलग तरीके से इमेजिन करने वाला हूँ। तुमने बोला पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम।
तो मैं ऐसा इमेजिन करूंगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम टू मीन टू नेगेटिव एक्सट्रीम टू मीन टू, तो ये हो गया टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन वन क्रेस्ट टू द नेक्स्ट क्रेस्ट, वेवलेंथ। तो एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, वन वेवलेंथ। मतलब एक टाइम पीरियड में कितने वेव्स पास हो गए, वन। तो दो टाइम पीरियड में कितने होंगे, दो। तीन में कितने होंगे, तीन। ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी के लिए लगने वाला है, इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट था फॉर यू टू इमेजिन इट समथिंग लाइक दैट। तो ठीक है, डिफाइन करते वक्त वी विल कीप इट सिंपल। इट इज अ टाइम, इट इज अ टाइम टेकन by the particle of the medium through which the wave is propagating। वो मैं लिखूंगा नहीं, वो तो रहता ही, of the medium to complete, to complete one oscillation या फिर one vibration is known as time period, is known as time period। Then frequency से पहले I also want to define what is wavelength। फिर फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन कर देंगे, फिर स्पीड भी डिफाइन कर देंगे। व्हाट इज वेवलेंथ? So the distance between two successive crests or two successive troughs is known as wavelength, yes। लेकिन 11th में हमने वेवलेंथ को ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ फेज। अभी फेज देखो क्या होता है, और इसका सीधा कनेक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ है। इससे तुम सीक्वेंस देखोगे तो पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन आया, जब पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे होता है, व्हाट इज द फेज, जीरो। एक्सट्रीम पे गया तो पाई बाय टू, वापस आया तो पाई, फिर नीचे गया और पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, फिर वापस से आया टू पाई। ये याद रखना। तो पार्टिकल अगर मीन पे है तो फेज एंगल इज जीरो। एक्सट्रीम पे है तो राइट एक्सट्रीम पे है तो पाई बाय टू, वापस मीन पे है तो पाई, फिर थ्री पाई बाय टू, वापस से टू पाई। क्लियर, ये एक चक्कर खत्म हो गया। अब सेकंड ऑप्शन की जब बात करोगे तो राइट एक्सट्रीम पे गया तो टू पाई प्लस पाई बाय टू, मतलब फाइव पाई बाय टू, वापस से मीन पे आया टू पाई प्लस पाई, थ्री पाई, नीचे गया सेवन पाई बाई टू, फिर ऊपर आया एट पाई बाई टू, मतलब टू पाई, मतलब फोर पाई, सॉरी। तो जीरो से टू पाई पहला ऑसिलेशन, टू पाई से फोर पाई दूसरा, फोर पाई टू सिक्स पाई तीसरा, सिक्स पाई टू एट पाई चौथा, एट पाई टू टेन पाई पांचवा। अभी ये क्यों लगने वाला है वो देख लो। वेव स्टार्ट कहां से होगा, लेफ्ट साइड से। तो सबसे पहले डिस्टरबेंस कहां पहुंचा, ये जो पहला पार्टिकल है वहां पे, इसको नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी। तो पहले डिस्टरबेंस आया बी पे, फिर गया सी पे, बराबर। तो दोनों अगर तुम देखोगे, और मैंने तुमको पहले भी बताया था, फेज आपको तीन इंफॉर्मेशन देता है, थ्री। फेज गिव्स यू थ्री इंफॉर्मेशन। नंबर वन इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज व्हेन आई से पाई बाय टू तो तुमने बोल दिया राइट एक्सट्रीम पे है। इफ आई से थ्री पाई बाय टू तुमने बोल दिया लेफ्ट एक्सट्रीम पे। मैंने बोल दिया टू पाई, तुमने बोल दिया मीन पे आ गया। मैंने बोला थ्री पाई, तुमने बोला वापस मीन पे आ गया। सेवन पाई बाय टू तो तुमने बोला वो लेफ्ट एक्सट्रीम पे है। तो बेसिकली आपको फेज देता है डिस्प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन। नंबर टू, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि इफ आई से पाई बाय टू तो यू नो दैट इट शुड गो डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव साइड में जाएगा। इफ आई से इट इज, लेट अस से जीरो, it will go up. If I say it is, let us say pi, so it will still go down. See pi by 2, it will go up. तीसरा देता है number of oscillation. So phase of a particle gives you information about three different things: displacement, direction of velocity, and number of oscillation. तो B और C इन दोनों पार्टिकल में सिर्फ एक डिफरेंस है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन का। दोनों का अगर आप देखोगे तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। अगर आप देखोगे तो दोनों का डायरेक्शन वेलोसिटी भी सेम है, दोनों एक साथ नीचे आएंगे।
लेकिन क्योंकि वेव पहले पहुंचा था बी पे, बाद में पहुंचा सी पे, इसका मतलब बी का एक ऑसिलेशन सी से ज्यादा है। अगर सी का पहला है तो इसका दूसरा है। ऐसे दो पार्टिकल्स को आप बोलते हो सेम फेज में होना। So the two particles are said to be in same phase if they have same displacement, if they have same directional velocity, but they differ in number of oscillation by one. होता क्या है कि ये दोनों पार्टिकल्स ना, they'll go together down and again negative extreme, फिर मीन पे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, एक साथ सब करते रहेंगे। सिर्फ डिफरेंस है नंबर ऑफ ऑसिलेशन का। तो तुम वेवलेंथ डिफाइन करने के लिए ऐसा बोलते हो, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, टू सक्सेसिव पार्टिकल्स which are in same phase, right, is known as wavelength. Same phase मतलब displacement is same, directional velocity is same, but oscillation number differs by one. So wavelength मतलब it is the distance between, it is the distance between two successive particles which are in same phase, which are in same phase. Good, clear? अभी क्रैश टू क्रैश डिस्टेंस को क्यों वन वेवलेंथ बोला? क्योंकि वो सेम फेज में है। इसके लिए ट्रक टू ट्रक को क्यों बोला? क्योंकि वो भी क्या है, सेम फेज में है। दे विल गो एनीवेयर टुगेदर। ओके, सिर्फ डिफरेंस इन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज वन। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए, हमने देखा था, बता दें तो वापस से, फेज डिफरेंस ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पता है ये? नहीं भूल गए? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा याद कर लेते हैं। एक ऑसिलेशन में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? वन वेवलेंथ, है ना? अभी बताया मैंने, बराबर ना? लेकिन एक ऑसिलेशन में पार्टिकल एंगल कितना कवर करता है? हो गया ना, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई, मतलब फेज 2 पाई और पाथ डिफरेंस लैम्डा। सही है? तो ये बता दो मेरे को, दो ऑसिलेशन में दो ऑसिलेशन में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2 लैम्डा, 2 लैम्डा, रिमेम्बर। तो एंगल कितना बनेगा? तो दो ऑसिलेशन में पार्ट डिफरेंस कितना है? 2 लैम्डा। क्या आ गया? 4 पाई। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? 4। तीन ऑसिलेशन में हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड? 3 लैम्डा। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 3 लैम्डा कितना आएगा? 6 पाई। तो बन गया फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। करेक्ट? तो ये भी याद रख लो, काम में आएगा। फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, बराबर? देन just keep it with you, मैं बाद में देखता हूँ उसको, यहाँ ध्यान दो। What is phase difference between B and C? 2 पाई। अभी तो बोला B और C में 1 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना? 2 पाई। What is the phase difference between B and D? पाई, पाई। अगर ये लैम्डा corresponds to 2 पाई, तो लैम्डा बाई 2 will correspond to पाई। सिंपल सी बात। ओके, गुड। देन अभी इतना पता है तो समझ में आएगा, आगे भी समझ में आएगा। तो वेवलेंथ तो क्लियर हो गया, तो यू नो व्हाट इज वेवलेंथ नाउ, यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। अब आ जाते हैं हम लोग, विल डिफाइन व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने के तीन अलग अलग तरीके हैं। नंबर वन, जब एक वेव एक मीडियम से प्रोपोगेट होगा तो पार्टिकल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। एक सेकंड में मतलब यूनिट टाइम में एक पार्टिकल ने कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए, दैट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम पर यूनिट टाइम। तो नंबर वन इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड by the particle of the medium per unit time, that is frequency. Number two,
फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो सिंपल लॉजिक है वो तो ये एग्जांपल, सपोज एक ऑसिलेशन के लिए आधा सेकंड लगा, हाफ 1/2, तो एक सेकंड में कितने हो गए? दो, है ना? अगर एक ऑसिलेशन के लिए हाफ सेकंड लग रहा है तो एक सेकंड में दो होंगे, बराबर। तो टाइम पीरियड अगर हाफ है तो फ्रीक्वेंसी दो है। अगर एक ऑसिलेशन के लिए 1/4 0.25 सेकंड लगा तो फ्रीक्वेंसी कितना है? फोर है। तो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, दूसरा। तीसरा डेफिनेशन, सपोज ये वेव पे मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, विच एवर यू वांट, लेट अस से दिस पॉइंट एंड लेट अस कॉल दिस एज पी। इस पी पॉइंट में से एक सेकंड में कितने वेव्स पास होंगे, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू एनी पॉइंट ऑफ द मीडियम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। क्यों? सिंपल लॉजिक है। ये डेफिनेशन और जो पहला डेफिनेशन है वो सेम ही। आपने बोला, रिमेंबर, आपने ही बोला एक ऑसिलेशन को लगने वाला टाइम कितना? टाइम पीरियड, बराबर ना? फिर आपने क्या बोला यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम। और फिर आपने ही बोला कि एक ऑसिलेशन मतलब एक वेवलेंथ, बराबर। तो मेरे को बताओ, अगर मैं बोलता हूँ कि ये पी पॉइंट में से एक सेकेंड में दो वेव पास हो गए, तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू वेव्स? टू ऑसिलेशन। एक पॉइंट में से एक सेकेंड में दो वेव्स का पास होने का मतलब ही ये है कि एक सेकेंड में इसने दो ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली। तो ये जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम पर यूनिट टाइम बोल रहे हो, और तुम बोल रहे हो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ द मीडियम पर यूनिट टाइम, ये दोनों क्या है? सेम चीज है। थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। whenever disturbance मतलब wave passes through a medium, all the particles start vibrating, मतलब दे स्टार्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे यहाँ पे लगने वाले हैं। एवरीथिंग इंक्लूडिंग वेलोसिटी जीरो कहाँ होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होता है, सब कुछ। करेक्ट। फिर आपने डिफाइन किया टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इसका रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम पर यूनिट टाइम। तो एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन परफॉर्म हुए, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फिर आपने ही बोला एक ऑसिलेशन मतलब क्या? वन वेवलेंथ। तो दो ऑसिलेशन मतलब क्या? टू वेवलेंथ। तो अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, उस पॉइंट में से एक सेकेंड में से एक ही वेव पास हुआ, मतलब वो जो पॉइंट था, वहां जो पार्टिकल था, उसने एक सेकंड में कितने ऑक्सीजन कंप्लीट किए? वन। मैं बोलता हूँ कि यहाँ से एक सेकंड में दो वेव्स पास, मतलब उस पर्टिकुलर पार्टिकल ने एक सेकंड में। तो ये डेफिनेशन और वो डेफिनेशन सेम ही है, सिर्फ एक डेफिनेशन आप लिखते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ गिवन पार्टिकल, और आप एक में बोलते हो कि एक सेकंड में उस पॉइंट में से कितने वेव्स पास हो। तो बोथ आर सेम, नॉट डिफरेंट। फिर लास्ट important definition before we go ahead with simple harmonic progressive wave is velocity of a wave. Velocity फिजिक्स के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सेम डेफिनेशन होता है, इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे भी वही है, सिर्फ डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया? डिस्टर्बेंस ने। डिस्टर्बेंस मतलब कौन? वेव। सो वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by wave पर यूनिट टाइम। मतलब बेसिकली एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। हु विल टेल मी कि, अच्छे सुन लेना, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर होता है? वन वेवलेंथ। दैट इज व्हाई ये जो विजुअलाइजेशन था ये रिक्वायर्ड था, कि एक टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन मतलब क्रेस्ट टू क्रेस्ट, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? लैम्डा। तो डिस्टेंस कितना हुआ? टाइम मतलब कितना? टाइम पीरियड, है ना? व्हाट इज वन अपॉन टाइम पीरियड? हाँ, तो v इक्वल टू क्या आएगा? एन लैम्डा। दिस इज हाउ यू ऑब्टेन v इक्वल टू एन लैम्डा। गुड।
तो ये सारा 11 का बेसिक्स था। हमने अभी तक 12 के कॉन्सेप्ट को हाथ ही नहीं लगाया है। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स तक जाने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए था वेव क्या है, फिर पता होना चाहिए था वेव का एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, फेज एंड फेज डिफरेंस क्या है। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। उसके बाद हम सुपरपोजिशन स्टार्ट करने का देखेंगे। तो फ्रॉम हियर you can say that we are starting 12th syllabus, but you should know what is simple harmonic progressive wave. As far as your 11th syllabus is concerned, 11th के syllabus में एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वहां पे आपको ना प्रोग्रेसिव वेव के प्रॉपर्टी बता देते हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव वेव तुमने कभी डिफाइन देखा नहीं होगा। यू मस्ट हैव नॉट सीन प्रोग्रेसिव वेव डिफाइन भी किया है। नोट्स में मैंने लिख के दिया था, लेकिन टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको। प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या, वो नहीं लिखा है, सिर्फ डेफिनेशन छोड़ के प्रॉपर्टी बता दी। तो पता होना चाहिए प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या, और सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव किसको बोलते हो, वो दो चीजें पता होनी चाहिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस। हाँ, बढ़ते रहना। तो व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव, जो कंटिन्यूअसली चलते जा रहा है। तो प्रोग्रेसिव वेव, a wave which travels continuously in a given medium in a given direction is known as progressive wave. And जिस मीडियम से प्रोग्रेसिव वेव प्रोपोगेट होता है, उस मीडियम के सारे पार्टिकल क्या परफॉर्म करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसलिए वेव को क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सो प्रोग्रेसिव वेव इज अ वेव, a progressive wave is a wave which continuously travels, in a given medium in a given direction. When progressive wave propagates in a medium, all the particles of the medium perform, क्या परफॉर्म करते हैं, perform simple harmonic motion, and hence the wave is known as simple harmonic progressive wave. Good. तो प्रोग्रेसिव वेव मतलब अ वेव व्हिच इज कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ओके, एंड इन अ गिवन मीडियम, so medium is also same, direction is also same, and when a wave is propagating, the particles are performing simple harmonic motion, मतलब सारे के सारे simple harmonic motion के formulas applicable है, right from x equal to a sin omega t if the particle starts from mean position. Also a equal to x is equal to minus omega square x. Also b equal to omega under root of x minus x square. Also a max equal to minus omega square plus minus omega square a. Also b max equal to plus minus a omega. सारे प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है यहाँ पे, इसलिए इसको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव बोल दिया। अब हमारा टास्क है, सो फार तुमने चैप्टर नंबर 5 में, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन में, तुमने सिंगल पार्टिकल के ऑसिलेशन की बात की थी। मैक्सिमम 2 पार्टिकल्स, पहले आप स्टार्ट करते हो सिंगल पार्टिकल से। आप बोलते हो पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स is directed opposite to that of displacement and is proportional to magnitude of displacement. फिर आप एट द मोस्ट बोलते हो कि चलो हमने अगर 2 पार्टिकल ले लिए विच आर परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग सेम पाथ विथ सेम टाइम पीरियड, ऐसा कुछ तो तुम बोलते हो। उसको कंबाइन करके तुम शो कर देते हो कि ये दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक। अब वो कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे।
क्योंकि जब भी एक मीडियम में से एक वेव पास होगा तो एक दो नहीं, thousands of particles are performing simple harmonic motion. सिर्फ इतना है कि डिस्टरबेंस मतलब वेव हर एक पार्टिकल में एक साथ नहीं पहुंचा, तो डिफरेंस है फेज का, बराबर। फेज का डिफरेंस क्या है, मैं आगे आऊंगा, वो आने ही वाला है। तो सिर्फ इतना याद रखना, पार्टिकल टू पार्टिकल ऑल द पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग एसएचएम, एब्सोल्युटली नो डाउट। सिर्फ पार्टिकल टू पार्टिकल डिफरेंस इज ऑफ फेज, वो मैं बताऊंगा बाद में इन डिटेल। अभी फिलहाल हमारा टास्क है कि ये जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, मतलब कलेक्टिव एक साथ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते आना चाहिए। हाउ टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकली अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। हम लोग हर बार ऐसे लिखते नहीं बैठेंगे ना, a wave which continuously travels in a given medium in a given direction, all the particles of the medium perform simple harmonic motion, and such a wave is called as simple harmonic progressive wave। फिर मैंने बोल दिया चलो दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव दे देता हूं मैं, कंपेयर करके बताओ। सुपर पोजिशन का मतलब ही वो है, सुपर पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन, दो तीन चार पांच वेव का एक साथ एक जगह पे आ जाना। तो सबसे पहले तुमको सिंगल वेव का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो विल स्टार्ट विथ अ सिंगल वेव एंड विल रिप्रेजेंट दिस सिंगल वेव मैथमेटिकली। तो हमारे पास एक सिंगल वेव है, मैंने एक सिंगल वेव ले लिया और मैंने जानबूझ के ऐसा लिया, आई वांट टू शो दैट द वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। And as you know, whenever wave passes through a medium, all the particles start vibrating. मुझे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं कोई भी दो पार्टिकल ले लूं एज पर माई विश। तो आई टेक वन एट ओरिजिन एंड अदर एनीवेयर यू वांट, मे बी लेट अस से हियर, इसको बोल दूंगा पार्टिकल एट बी। तो लेट अस कंसीडर अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव traveling along positive x direction. Consider a simple harmonic progressive wave traveling along positive x direction। और इस मीडियम, जिस मीडियम से वेव प्रोपोगेट हो रहा है, मैंने कोई भी दो पार्टिकल उठा लिए रैंडमली, यू कैन टेक एनी टू, नॉट नेसेसरी कि ओरिजिन का लेते हैं क्योंकि हमको इजी पड़ता है मैथमेटिक्स। सो कंसिडर any two particles of the medium, any two particles of the medium O and B. Let the particle at origin starts its motion from mean position, equilibrium position। वैसे तो हर एक पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करे, क्योंकि मैंने अभी बताया, अभी बताया, जब तक डिस्टरबेंस नहीं आया तो सब कहाँ थे। हाँ, तो ऑल द पार्टिकल्स प्रैक्टिकली विल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्लियर, राइट। अगर रिमेंबर, अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन x है तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, y। सो लेट y बी द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, मतलब y बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वेव का नहीं, किसका, पार्टिकल का। तो लेट y बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में तुमने नॉर्मली थ्योरी डेवलप करते वक्त क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट क्या लिया था, x लिया था। तो क्या लिखा था, x इक्वल टू a sin ओमेगा t if the particle starts from mean position, x equal to a cos omega t if it starts from extreme position, x equal to a sin omega t plus some angle phi alpha delta, जो बोलना है वो बोल दो, where that angle alpha phi जो भी बोला तुमने, that is इनिशियल फेज, मतलब पार्टिकल ना मीन से स्टार्ट कर रहा है ना एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, बीच में ही कहीं से स्टार्ट कर रहा है। तो लेकिन वहां पे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन था एक्स, यहाँ पे कौन है, वाई। तो ये जो मीन का पार्टिकल है, मीन का जो पार्टिकल है ओ, इसके लिए क्या लिखेंगे, देयरफॉर फॉर पार्टिकल एट ओ क्या लिखोगे, y इक्वल टू a साइन
ओमेगा टी। स्मॉल है कैपिटल है जो भी यूज करना है वो कर लो, डज नॉट मैटर। यहाँ पे डज नॉट मैटर। एस एच एम सिंगल पार्टिकल के वाइब्रेशन में इट मैटर्स, क्योंकि सिंगल पार्टिकल के वाइब्रेशन में तुमको एक्सेलरेशन भी फाइंड करना पड़ता है। फिर वहां पे होता है कंफ्यूजन, स्मॉल है कि कैपिटल है। ठीक है, आई डिनोट इट बाय कैपिटल है। गुड, यहाँ तक क्लियर। तुमको याद रखना है, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। किसी भी वेव को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम दो पार्टिकल लेने पड़ते हैं, क्योंकि तुम अगर एक ही पार्टिकल उठाओगे तो वो तो तुमको सिर्फ उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देगा ना। इफ आई से कि आई टेक ओनली वन पार्टिकल, मैं बी लूंगा ही नहीं, तो तुमको जो एक पार्टिकल का तुमने इक्वेशन लिखा, ये तो तुमको सिर्फ इस पार्टिकल का इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट? वेव का तो दे नहीं रहा, वो सिर्फ उस पार्टिकल के बारे में बता। अगर तुमको वेव का इंफॉर्मेशन चाहिए तो कम से कम दो पार्टिकल लेने पड़े। ओके, नाउ फॉर पार्टिकल एट बी, for particle at B, I can write down, remember, y equal to a sin omega t minus delta। अब ये माइनस क्यों आया? कमिंग बैक टू दिस डायग्राम, सबसे पहले वेव कहां पे पहुंचा था? बी पॉइंट पे, उसके बाद डी पे, फिर सी पे, बराबर ना? बराबर। तो सबसे फेज में सबसे आगे कौन है? बी। मतलब यू आर सेइंग कि बी इज लीडिंग इन फेज, सही है, बराबर। अगर मैं बी और सी की बात करूं तो आप बोलोगे बी लीड्स इन फेज कंपेयर टू सी। मैं बी और डी की बात करूं तो आप बोलोगे बी लीड्स इन फेज एज कंपेयर टू डी। और अगर मैंने बोला कि डी के बारे में बताओ, अगर बी लीड कर रहा है तो लैग कौन कर रहा है? अरे मैं बी और डी की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इमेजिनेशन बड़ा हो। चलो ध्यान दो यहाँ पे, वेव पहले कहाँ पहुंचा था, उसके बाद कहाँ पहुंचा? डी। Forget about C, talk about D now, B and D। For the time being, shut this down, इसको निकाल दो सिस्टम से बाहर। तो B और D में फेज में लीड कौन कर रहा है? B। मतलब लैग कौन कर रहा है? B। वेरी गुड। तो मुझे अगर बताना है कि B इज लीडिंग, तो मैं कैसे लिखूंगा? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग, बताने के लिए कि B क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। करेक्ट, राइट, क्योंकि बी पे वेव पहले आया था, मतलब बी का फेज ज्यादा है, बी ने ज्यादा एंगल कवर किया है कंपेयर टू डी। उल्टा अगर बताना हो, मुझे बताना हो कि डी डी का इक्वेशन क्या होगा? ए साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, क्योंकि आप डी को किससे कंपेयर कर रहे थे? बी के साथ। बी का फेज ज्यादा है कि डी का ज्यादा है? बी का। तो लीड कौन कर रहा है? बी की डी। तो लैग कौन कर रहा है? डी। तो जो लैग कर रहा है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। सिंपल। अभी अभी मैंने तुमसे जब पूछा था तो तुमने बताया फेज डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी 2 पाई, तुमने बताया ना। मतलब बी ने एक राउंड ज्यादा कंप्लीट किया तो बी का फेज एंगल कितना है? 5 पाई बाई 2, क्योंकि 2 पाई प्लस 5 बाई 2। और सी का कितना है? 5 बाई 2। तो कितना फेज डिफरेंस है? 2 पाई। तो बी और सी का फेज डिफरेंस 2 पाई, तो जब तुम बी के लिए इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? y इक्वल टू ए sin ओमेगा टी प्लस 2 पाई, क्योंकि वो लीड कर रहा है। किससे कंपेयर करके बताया? सी। अब सी का लिखोगे इन कंपैरिजन विद बी, तो क्या लिखोगे? ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई। तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि ओ था, ओरिजिन पे पार्टिकल था, उसका इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, बराबर, क्योंकि मीन से स्टार्ट किया, बराबर। अब मैंने बोला कि और कोई ले लिया मैंने बी, तो ओ और बी में से कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? हाँ, तो जब मैं ओ का इक्वेशन लिखूं इन कंपैरिजन टू बी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, बराबर। जब मैं बी का ओ का ऐसा लिखूंगा तब मैं बी में माइनस डेल्टा नहीं लिखूंगा। अगर दोनों में फेज डिफरेंस डेल्टा है, मतलब बी का फेज डेल्टा से आगे है, राइट, तो ये इक्वेशन बनेगा। अगर मुझे बताना है कि, रिमेंबर ओ और बी की बात कर रहे हैं हम लोग,
तो थोड़ा सा वापस से ध्यान दो, व्हेन यू कंपेयर ओ एंड बी, हु इज लीडिंग? ओ। तो अगर मुझे ओ बताना है इन कंपेरिजन विद बी, और मैंने बी का इक्वेशन सेट कर दिया, तो मैं ओ के लिए क्या लिखूंगा? y इक्वल टू ए साइन प्लस डेल, ये एक तरीका है। दूसरा, अगर मैंने ओ का इक्वेशन सेट करके रखा है और मुझे बी का बताना है, माइनस डेल्टा, तो वही यहाँ पे लिखा मैंने, फॉर पार्टिकल बी वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, क्योंकि ये लैग कर रहा था। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? ये पहला इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का। तो दिस इज द फर्स्ट एंड द सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। अब इसे कम से कम 10 इक्वेशन और बनते हैं, 10, 10। उसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस, मैंने अभी बताया, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू, अरे भाई, पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अगर तुमको कंफ्यूजन हो भी जाए ना, फेज डिफरेंस होता है एंगल में और पाथ डिफरेंस होता है वेवलेंथ में। एंगल होता है रेडियन में, तो इधर रेडियन न्यूमरेटर में तो उधर भी रेडियन न्यूमरेटर में, तो कंफ्यूजन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ पार्ट डिफरेंस, तो मैं क्या लिखूंगा? लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा। व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज? क्योंकि मैंने पहले बोला फेज डिफरेंस को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। भाई, पूरे के पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन में अल्फा, डेल्टा, फाई, ये सिंबल नॉर्मली कहीं पे भी यूज होते हैं। तो मैंने यहाँ डेल्टा बोला तो वहां डेल्टा लिखा, मैं यहाँ पे फाई लिखता तो वहां भी क्या लिखता? फाई। तो कंफ्यूजन का तो क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? 100%? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी किसका इक्वेशन है? पार्टिकल एट ओरिजिन। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा किसका है? पार्टिकल एट बी। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि b इज लैगिंग इन फेज। व्हाट इज फेज डिफरेंस? 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब डिस्टेंस। तो अगर मैं मान लेता हूं कि इन दोनों का पाथ डिफरेंस मतलब डिस्टेंस कितना है? x, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? x। क्लियर? देयरफॉर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या बन जाएगा? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 ये सेकेंड फॉर्म है किसका? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का। कम से कम 10 फॉर्म हमको देखना है, कम से कम, मिनिमम। फिर हमको ये भी पता है ओमेगा क्या होता है? ओमेगा 2 पाई बाय टी। फिर हमने 2 पाई निकाल लिया कॉमन, तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इक्वेशन। तो ये इक्वेशन सबसे ज्यादा यूज होता है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए। y इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। और जब क्वेश्चन आएगा तुम देखोगे, आई विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि 10 इक्वेशन याद रखने नहीं है मेरे को। आई जस्ट टेक दिस, आई से ओके चलो ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया है, व्हाट इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। हाँ, तो फिर मैं y इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, ये भी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ही है। उसके बाद उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हो, एन को कॉमन निकाल लो, ये बच गया टी। यहाँ पे एन था क्या? नहीं, तुमने कॉमन निकाला तो कहाँ एडजस्ट करोगे? डिनोमिनेटर में, बराबर ना? न्यूमरेटर से तुमने निकाल लिया, हाँ तो नहीं, फिर कहाँ एडजस्ट करते हो? डिनोमिनेटर। मतलब तुम करते क्या हो? तुम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एन करते हो, तो न्यूमरेटर से एन को कॉमन निकालते हो। व्हाट इज एन लैम्डा? वेलोसिटी। तो 2 पाई n t माइनस एक्स बाय वी, ये है और एक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग सेम सेम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। व्हाट इज 2 पाई n? ओमेगा। तो a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाय वी, ये है अगला इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सेम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सेम। अब तुमने यहाँ से
n कॉमन निकाला था, तुम यहाँ से लैम्डा भी कॉमन निकाल सकते हो, तो निकालो। तो यू हैव y इक्वल टू a साइन, एक काम करो, क्या कॉमन निकाला तुमने, वेवलेंथ, कहाँ से, यस, तो क्या आएगा, हाँ ओके, तो n लैम्डा t माइनस x, right? What is n lambda? Velocity. So 2 pi by lambda vt minus x, ये है और एक फॉर्म ऑफ द सेम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वे, सेम वे। उसके बाद 8 से 10 फॉर्म बनते हैं, y इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय लैम्डा को तुम बोलते हो k, क्या बोलते हो, k, vt माइनस x, ये है उसी का और एक फॉर्म। ओके, चलते जाएगा ऐसा, जितना चाहो उतना बनाओ। ओके, तो क्या करेंगे हम मैं करते जाओ, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्म बनते हैं। बेटर आई स्टॉप इट हियर एंड नॉट गो टू द फर्दर इक्वेशन। सो आई विल रिकमेंड दैट यू रिमेंबर ओनली इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि दैट इज द मोस्ट बेसिक, a sin 2 pi t by capital T minus x by lambda। तो ये आ गया आपका सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग positive x. Now, if you have a wave which is traveling along negative x, so similarly, a simple harmonic progressive wave, traveling along negative x direction, तो उस केस में आप सिर्फ यहाँ पे चेंज करते हो y इक्वल टू a साइन 2 बाय स्मॉल t बाय कैपिटल T प्लस x बाय लैम्डा, और इतना ही डिफरेंस है। तो वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव x, उसमें माइनस आता है। क्यों आता है, क्योंकि तुमने जो दो पार्टिकल्स लिए थे O और V, वेव वाज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इट वाज गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो पहले वाइब्रेशन किस पे पहुंचा, O पे, B पे बाद में पहुंचा, तो B का फेज लैग है कंपेयर टू O। उल्टा लोगे, उल्टा, मतलब वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो पहले किस पे पहुंचेगा, B पे, तो B का फेज लीड होगा, तो लीड होगा तो प्लस होगा कि माइनस होगा, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे बीच में प्लस आता है, दैट इज ओनली रीजन यू हैव प्लस हियर, करेक्ट, गुड। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सीईटी में सबसे ज्यादा आते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो आइडिया ये था कि हमको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को पहले डिफाइन करना था, हमने डिफाइन कर दिया। अ वेव व्हिच कंटिन्यूअसली ट्रैवल्स इन अ गिवन मीडियम इन अ गिवन डायरेक्शन इज नोन एज प्रोग्रेसिव वेव, एंड ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, हेंस इट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। उसके बाद हमको उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए था, तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। दिस इज द मोस्ट सिंपल। I could have taken longitudinal wave also, but I choose to take transverse wave, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव का रिप्रेजेंटेशन और उसको समझना, उसको इमेजिन करना लॉन्गिट्यूडिनल वेव के कंपेरिजन में बहुत सिंपल है। तो उधर कंप्रेशन रिफ्रैक्शन इमेजिन करते करते ही जाते हैं, वही समझ में नहीं आता। दैट इज व्हाई आई took a wave which is transverse traveling towards positive x, then I take randomly any 2 points, I take one at origin and while the other at some point B. Okay, the distance between O and B is x, मतलब path difference is x. Then, as the wave is progressing along x direction, O or any other particle is performing vibration along y. So displacement equation of any particle will be y equal to a sine of something. Now for O it will be a sine omega t. And for B, it will be a sine omega t minus phase difference between O and B. माइनस का रीजन सिर्फ इतना है कि O is leading in phase and B is lagging in phase, क्योंकि वेव जा रहा है लेफ्ट से राइट, तो पहले वो O पे आएगा, बाद में वो B पे जाएगा। दैट वाज द ओनली रीजन। उल्टा लोगे तो प्लस आएगा बीच में। और ये जो फेज डिफरेंस होता है, ये जो फेज डिफरेंस होता है, ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो डेल्टा इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल।
फिर हमने इसको ऐसा लिखा, फिर ओमेगा क्या लिखा हमने, 2 पाई बाय टाइम पीरियड कैपिटल टी। फिर 2 पाई को हमने निकाल लिया कॉमन, a sin 2 पाई small t by capital T minus x by lambda. Most widely used expression for simple harmonic progressive wave. Then you can say 1 by capital T is n frequency. तो nt minus x by lambda. फिर ऐसे बहुत सारे आपको इक्वेशंस मिलेंगे, हमने ऑलरेडी 7-8 देखे, जो भी देखे। गुड, क्लियर। अब हमको समझना है what are properties of simple harmonic progressive waves. Around 7 to 8 properties, maybe 9 properties of simple harmonic progressive waves. और ये easy इसके लिए हो जाता है क्योंकि मैंने अभी बताया, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव जिस मीडियम से पास होगा उस मीडियम के सारे पार्टिकल क्या करेंगे, एसएचएम परफॉर्म करेंगे। बराबर, ये बन गया आपका पहला प्रॉपर्टी। सो व्हेन अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव प्रोपगेट्स through a medium, all the particles of the medium, all the particles of the medium perform SHM. अभी जब तुम SHM बोलते हो और एक कलेक्टिव SHM है, बहुत सारे पार्टिकल्स का एक साथ, जो मीडियम के पार्टिकल्स थे सब पे सेम डिस्टर्बेंस गया कि अलग अलग गया, सेम, मतलब सेम वेव। अगर वेव सेम है तो सबका एम्पलीट्यूड सेम होगा कि अलग होगा, सेम होगा। सबका टाइम पीरियड सेम होगा कि अलग होगा, सबका फ्रीक्वेंसी सेम होगा कि अलग होगा, सेम। तो all the particles have what, same period, same amplitude, और पीरियड सेम तो फ्रीक्वेंसी सेम होता ही है, राइट। सेम पीरियड, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। सिंपल रीजन ये था कि सारे ही पार्टिकल से सेम वेव गया है, तो वो सारे पार्टिकल्स को सेम एम्पलीट्यूड के साथ एसएचएम में सेट कर देगा, सेम टाइम पीरियड और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। अब ऐसा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। नाउ द कंफ्यूजन स्टैंड्स हियर, जब मैं बोल रहा हूँ कि पीरियड भी सेम है, मैं बोल रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मैं बोल रहा हूँ कि टाइम पीरियड भी सेम है, तो किसी किसी को ऐसा लग सकता है कि सब कुछ सेम है तो ये चले एक साथ ऊपर एक साथ, राइट। तो वेव तो बना ही नहीं, क्योंकि वैसा होता नहीं है, क्योंकि सेम वेव पहुंचा लेकिन सेम टाइम पे नहीं पहुंचा। कहीं पे पहले पहुंचा तो पहले वो वाइब्रेशन सेट हो गया, दूसरे के बाद बाद में गया, तीसरे के बाद और बाद में गया। मतलब व्हाट इज डिफरेंट, फेज को लिखा होगा कहीं तो, फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, ऐसा कहीं तो कोई तो पॉइंट होगा। आई एम नॉट फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ व्हाट आई हैव रिटन इन दिस। तो फेज changes from particle to particle, from particle to particle. Good. Now as you are saying कि सारे पार्टिकल भी एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं, तो एसएचएम के प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे लगने ही वाले हैं। अगर मैं सिंगल पार्टिकल के एसएचएम की बात करूँ, तो जब सिंगल पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो वो परमानेंटली रेस्ट पे कभी भी नहीं आता, वो टेम्पररी रेस्ट में आता है। कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजिशंस पे। तो सेम विल गो हियर, नो पार्टिकल ऑफ द मीडियम remains at rest permanently. All the particles of the medium come to rest temporarily, मतलब momentarily, कब, at their extreme positions. So no particle of the medium, no particle of the medium remains at rest, remains at rest permanently, permanently. They come to rest, they come to rest momentarily, momentarily at their extreme positions. मतलब बेसिकली तुम बता रहे हो कि वेलोसिटी जीरो कब है, यही बता रहे हो ना, रेस्ट करने वाला वेलोसिटी जीरो हो रहा। तो तुमने बता दिया कि वेलोसिटी जीरो कब है, तो ये भी बता दो मैक्सिमम कब है, मेन पोजीशन।
So the particles have maximum velocity when they cross their mean position, मतलब at their mean position. The particles have maximum velocity at their mean position. और ये जो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, रिमेम्बर आगे 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में. नंबर 1 इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स. नंबर 2 इज इंटरफेरेंस. वैसे स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन मतलब इंटरफेरेंस ही होता है, डिफरेंस समझेगा आगे. नंबर 3 इज बीट फॉर्मेशन. तो ये जो तीनों कॉन्सेप्ट में छोटा छोटा सा डिफरेंस है, और वो छोटा छोटा डिफरेंस ए प्रॉपर्टीज से आता है. तो अगर प्रॉपर्टीज अच्छी से नहीं समझे तो अगला टॉपिक समझेगा ही नहीं, क्योंकि यू विल गेट टू कंफ्यूज. तो इंटरफेरेंस में और स्टेशनरी वेव में क्या डिफरेंस है, स्टेशनरी वेव और बीट में क्या डिफरेंस है, तो तुमको ये पता होना चाहिए. ये पता होगा तो आगे समझेगा. गुड. और व्हाट कैन यू थिंक ऑफ नेक्स्ट प्रॉपर्टी? क्या क्या लगता है तुमको, और क्या तुम बोल सकते हैं? एनर्जी ट्रांसफर. एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है यहाँ पे, राइट? तो एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसफर ड्यू टू वाइब्रेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. तो एनर्जी एंड मोमेंटम is transferred from one particle to another, hence from one point to another. तो जब भी एक मीडियम से एक वेव पास होगा तो एनर्जी और मोमेंटम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू वाइब्रेशंस, राइट? क्या ट्रांसफर नहीं होता? मैटर डज नॉट गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ओके. देन फिर प्रेशर एंड डेंसिटी चेंज होता है कि नहीं होता है, वो वेव के टाइप पे डिपेंड करेगा. अगर ट्रांसवर्स वेव है तो मीडियम में कहीं पे भी प्रेशर और डेंसिटी में वेरिएशन नहीं होता है, प्रेशर एंड डेंसिटी रिमेन्स सेम. लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो प्रेशर एंड डेंसिटी में वेरिएशन होते हैं. कंप्रेशन पे ज्यादा होता है प्रेशर और रेफ्रैक्शन पे कम होता है. दैट इज सम स्पेसिफिक पार्ट. हम फिलहाल दोनों का कंबाइंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं. हम लोग ने प्रोग्रेसिव वेव का प्रॉपर्टी, हमने कहा बोला ट्रांसवर्स वेव का, लॉन्गिट्यूडनल वेव का. तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है, प्रोग्रेसिव एज वेल एज ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल. आई हैव नोवेयर सेड, कहीं भी नहीं बोला कि ट्रांसवर्स की लॉन्गिट्यूडनल. गुड. देन velocity of wave in a medium will depend on the property of medium. तो अगर मैं ट्रांसवर्स वेव को वाटर के सरफेस पे प्रोपोगेट कर रहा हूँ तो वेलोसिटी अलग होगा, स्ट्रीम पे अलग होगा. सिस्मिक वेव, व्हाट इज सिस्मिक वेव? जब अर्थक्वेक आता है, एंड वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस आल्सो, तो जो सिस्मिक वेव है ना, मतलब द वेव्स विच जनरेट अर्थक्वेक, दे ट्रैवल फ्रॉम द सेंटर ऑफ और डीप इनसाइड द अर्थ टू द सरफेस. दे आर मैकेनिकल वेव. ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि वो मैकेनिकल वेव है और अर्थ इज मीडियम इटसेल्फ. अगर वो समझो कि नॉन मैकेनिकल वेव होते तो अर्थक्वेक आता ही नहीं. तो एनीवेज, तो डिपेंड करेगा, स्पीड डिपेंड करेगा मीडियम टू मीडियम. साउंड एयर से ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड अलग, क्योंकि 11 का अगर थोड़ा थोड़ा याद होगा आपको, जो होना चाहिए, ट्रांसफर वेव की जब बात करोगे तो अंडर रूट ऑफ टी बाई एन ये लगने वाला है इसी चैप्टर में, where T is tension and M is linear mass density. और अगर तुम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करोगे तो अंडर रूट ऑफ E by rho, where E is called as elasticity of the medium. करेक्ट? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड मीडियम के इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है. तो एयर का इलास्टिसिटी अलग होता है, वाटर का अलग होता है. करेक्ट? तो द आइडिया हियर इज, किसी भी दो मीडियम में प्रोग्रेसिव वेव का स्पीड सेम नहीं हो सकता. इट विल डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम. और आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए. चलो अभी वो तो लगने ही वाला है तो मैं बता देता हूँ आपको. यू शुड नो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मीडियम का. जिस मीडियम से वेव प्रोपोगेट होगा उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट द मीडियम शुड बी इलास्टिक इन नेचर. अभी इलास्टिक क्यों होना चाहिए, उसके तुमको इलास्टिसिटी क्या है वो पता होना चाहिए. व्हाट इज इलास्टिसिटी? इसलिए बोला था वीकेंड बैच मत मिस करना, इसी के लिए बोला था मैंने. The property of material or medium to regain its original shape and size after the removal of
एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। अभी मैं ज्यादा कुछ ड्रॉ नहीं करूंगा, यू हैव टू इमेजिन, सो दैट इज योर पनिशमेंट फॉर नॉट अटेंडिंग लेक्चर्स। तो इमेजिन यू हैव अ सब्सटेंस, जैसे कि इरेजर हो गया, सॉलिड है, उसके अंदर एटम्स का प्रॉपर अरेंजमेंट है। अब मैंने स्ट्रेच कर लिया, स्ट्रेच किया मतलब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसने शेप या साइज को डिफॉर्म किया, इसलिए क्या बोला उसको मैंने, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। इसकी वजह से जो एटम्स था उसका डिस्टेंस बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं, स्ट्रेच करोगे तो जब एटम का डिस्टेंस बढ़ता है, these atoms start attracting each other, राइट। अब ये जो दो एटम्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वो मटेरियल के अंदर जनरेट हुआ है, क्या बोलोगे उसको, इंटरनल। इसका काम क्या है, जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रहा था, स्ट्रेच कर रहा था, हटा दिया, इंटरनल फोर्स क्या करेगा, रिस्टोर करेगा, पार्टिकल्स को अपनी जगह पे वापस लेके जाएगा। बराबर उल्टा भी सोच लो, तुम कंप्रेस कर रहे हो, डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम होता है तो एटम स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। तो जैसे ही फोर्स हटाओगे कंप्रेशन का, ये जो इंटरनल फोर्स है क्या करेगा, पार्टिकल को अपनी जगह पे वापस लेके जाएगा, करेक्ट। तो आइडिया इज दिस, ये जो इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स आया ये कब आया, जब तुमने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो आएगा। बराबर, क्लियर, पक्का। तो रिमेंबर, और ये इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है, टू टेक द पार्टिकल्स बैक टू देयर। नाउ इमेजिन हमारे पास एक मीडियम था, वेव आया, पार्टिकल्स वाइब्रेट होने लग गए, वेव गया, तो क्या होना चाहिए, पार्टिकल शुड गो बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब पार्टिकल्स का ओरिजिनल पोजीशन क्या होना चाहिए, रिस्टोर। ये कब होता है, जब मटेरियल इलास्टिक हो, क्योंकि इलास्टिक मटेरियल में ही इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं, प्लास्टिक में नहीं होते। अगर तुमने प्लास्टिक मीडियम से वेव प्रोपोगेट करने की कोशिश की, पहले तो होगा नहीं, अगर हो गया तो एक बार शेप चेंज हो गया तो हो गया, मतलब एक बार पार्टिकल क्रेस्ट पे पहुंच गया तो उधर ही बैठ जाएगा, तो दैट विल बी परमानेंट डिफॉर्मेशन। नंबर वन, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, मैंने अभी बोला इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कब जनरेट होता है, जब तुम्हारे पास एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स होगा तो। अब इमेजिन मेरे पास एक रस्सी थी, मैंने उस रस्सी को ऐसा एक रिजिड सपोर्ट पे बांध के छोड़ दिया, क्या इसमें से हम लोग ट्रांसफर वेव को प्रोपोगेट कर सकते हैं कि नहीं, यस और नो, नो, व्हाई नो, whenever a wave passes through a medium, the property of the medium was it should be elastic. Elasticity comes only when you have external deforming force. जब तक तुम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे नहीं तब तक इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स आएगा नहीं, जब तक इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्स आएगा नहीं मटेरियल इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा नहीं, जब तक वो मटेरियल इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा नहीं तब तक वेव यहाँ से प्रोपोगेट होगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे लोड लगा देते हैं। तो जो लोड है ये क्या काम कर रहा है पता है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। और आपको पता है ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, इसमें स्ट्रिंग में। इसलिए जब आप देखोगे तो V इक्वल टू टी अपॉन एन ऐसा आता है। गुड, क्लियर। तो ठीक है, इतना फिलहाल के लिए ठीक है, आगे मैं बताऊंगा तुमको। कमिंग बैक टू द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो जैसे समवन सेड, वेलोसिटी ऑफ वेव बेसिकली डिपेंड फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। तो velocity in a medium is constant, लेकिन it changes from medium to medium. So velocity of progressive wave depends on medium. So it depends on medium to medium, but in a given medium it remains constant. Then, then you should know there are two types of progressive waves. Simple harmonic progressive wave दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन, एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव में the particles of the medium vibrate in a direction parallel to the direction of propagation. Good.
क्लियर? फिर ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड्स. Transverse wave can propagate only through solids and on the surface of liquids. They cannot travel through gases and they cannot travel within the liquid. मैंने बोला था कि वो वाटर का सरफेस था, तुमने उसके ऊपर मतलब सरफेस पे स्टोन ड्रॉप किया तो क्या बना? ट्रांसवर्स वेव बना. वो कहाँ ट्रैवल किया? सरफेस पे ट्रैवल की अंदर. तो ट्रांसवर्स वेव कैनॉट ट्रैवल इनसाइड द लिक्विड. They cannot travel through gases at all, but they can travel through solid and on the surface of liquids. Longitudinal waves can travel through all the three mediums. They can travel through solids, liquids, and gases, but they cannot travel through vacuum. Right? Clear? तो ये कुछ basic properties है simple harmonic progressive waves के that you should know before we start. इसके आगे का बहुत सारा है ना. इसके आगे तुम देखोगे, अभी अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. उसके आगे तुम देखोगे ये आएगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जिसको तुम इंटरफेरेंस बोलते हो. बराबर? गुड. पक्का? तो याद रहेगा इतना. नेक्स्ट तो बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं.